ग्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टाइम पर उपलब्ध करवाते रहते हैं और हर प्रकार के न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर अपलोड करवाते रहते हैं। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही बढ़िया आज की वीडियो ये रहने वाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने आपके लिए अपलोड करवाए हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एमसीक्यू बहुत मोस्ट जैसा कि आपको बताया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने ये आज वीडियो ये मिस कर दी तो इसमें से आप कुछ ना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर मिस करे जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डीपली से डीपली जाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। आज आपने ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बल्ब ऊष्मक और रिले मोटर जो प्रवर्तक होता है, विद्युत उपकरण होते हैं, निम्न में से किस किस प्रतिरोध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो किस प्रकार का होता है, लघु सबसे निम्न होता है या मीडियम होता है या हाई रेजिस्टेंस, इन इन उपकरणों में से, ठीक है। बल्ब का रेजिस्टेंस होता है वो किसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले लघु प्रतिरोध की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं अपने लघु प्रतिरोध की। तो एक मिनट रुको, हाँ अब सही चल रहा है। तो देखो लघु प्रतिरोध की अपने बात कर लेते हैं। ये मार्कर को क्या होगा, ठीक है। तो ये अपने लघु प्रतिरोध की अपनी बात कर लेते हैं। लघु प्रतिरोध है जो, हाँ लघु रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो लघु रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 ओम से, जैसा कि आपको पता है 1 ओम से कम या कम होता है, ठीक है। किसका होता है 1 ओम से कम, ठीक है। पहला मोस्ट सूटेबल जो एग्जाम्पल होता है आर्मेचर वाइंडिंग का, ठीक है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ चुका है कि आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन कम कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिखेगा अपने को। सेकंड जो आता है वो आता है अपने को, सेकंड नंबर पे वो आता है संपर्क प्रतिरोध का, ठीक है। क्या होता है, संपर्क रेजिस्टेंस का, संपर्क प्रतिरोध उसका भी जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से कम होता है, ठीक है। अपने बात करते हैं केबल की लंबाई का रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, 1 ओम से कम, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, थोड़ा सा 2 नंबर ऑप्शन है ना, जो 2 नंबर ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं। 2 नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि मीडियम रेजिस्टेंस है ना, जो मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। मीडियम रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध होता है 1 ओम से 100 किलो ओम, ठीक है। 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है, ठीक है। जो इसके अंदर आता है वो होता है मीडियम रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मध्यम बल्ब ऊष्मक रिले मोटर प्रवर्तक विद्युत उपकरण किसके अंतर्गत आते हैं, इनके रेजिस्टेंस होता है मीडियम प्रकार, जो 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो मीडियम रेजिस्टेंस होता है, इसका जो बेस्ट मतलब मापने का जो विधियां हैं, पहली है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये ऑप्शन के अंदर आए तो ठीक है, ठीक है। 2 नंबर है वही स्टोन ब्रिज, ये सबसे मोस्ट सूटेबल रहती है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आपको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सारे बताऊंगा, जितना आपके लिए हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है 100 किलो ओम से अधिक होता है, ठीक है। 100 किलो ओम से अधिक रेजिस्टेंस इसका होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है ये इंसुलेशन टेस्टिंग का होता है, ठीक है। इंसुलेशन प्रतिरोध होता है ये, ठीक है, उच्च प्रतिरोध के अंतर्गत आता है। अब देखो अपने को पी नंबर ऑप्शन की तरफ जाना है, राइट आंसर कर देना। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब जरूर करवा दें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होने के बाद अपनी लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे। जो भी कुछ होगा, एमसीक्यू होंगे, जितने भी न्यूज़ नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको लाइव ही अपलोड करवाया करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमापी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो वही स्टोन ब्रिज के अंदर लगा लगा होता है, देखा आपने, जो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। अब मेरे को कमेंट करके बता दो कि जो गैल्वेनोमीटर उससे क्या धारा माप सकते हैं या वोल्टमीटर माप सकते हैं। वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन इससे हटके होगा, और एमीटर बनाने के लिए क्या उपयोग में लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर धारा के कितने भाग तक धारा के प्रवाह को संकेत दे सकता है, मतलब कितने भाग तक वो अपने को प्रवाह का संकेत दे सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन करना कि वो 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग अपने को प्रवाह का संकेत दे सकता है, मतलब माइक्रो एम्पियर में इसको ले सकते हैं अपने को, किसमें, माइक्रो एम्पियर में अपने को भी संकेत वो दे सकता है, ठीक है।
माइक्रो एम्पियर, ठीक है, यहाँ ऐसे आ जाता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देखो, नाइक्रोम जो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए अपने यूज में लेते हैं, जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस है तांबे की तुलना में कितना होता है? 40 गुना अधिक, 60 गुना अधिक, 40 गुना कम, 60 गुना कम। तो जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है तांबे की तुलना में वो क्या होता है? 60 गुना अधिक होता है, ठीक है। इसलिए तो नाइक्रोम का उपयोग अपने हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हीटिंग एलिमेंट, जो हीटर की कोई स्प्रिंग होगी, ठीक है, हीटर की स्प्रिंग, ठीक है, वो देखी होगी आपने, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है आज का, देखना कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों में दोनों तारों के पास काफ़ी बुलबुले दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि वो सप्लाई कौन सी है, एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई। ये सिंपल से अपने बात कर रहा है, जब अपने पानी गर्म करते हैं उसमें राड लगाते हैं, ठीक है, या 2 तार लगा दी, ठीक है। अगर उसमें अपने को यहाँ पे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं तार के पास, ठीक है, तो वो कौन सी सप्लाई होगी? डीसी सप्लाई, ठीक है। कौन सी सप्लाई होगी? डीसी सप्लाई, अगर बुलबुले दिखाई देते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आप कर देना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक डीसी मशीन में अंतर्वेशन, अब यहाँ तक गोल हो गया काम सारा, क्या हो गया? गोल हो गया। कईयों को पता नहीं है नीमी के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको बोलते हैं अंतर्वेशन को, ये नीमी का शब्द है, लेकिन अपने को आम भाषा में इसको बोलते हैं इंटरपोल। क्या बोलते हैं? इंटरपोल। अब इंटरपोल आते ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। किसके लिए करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इंटरपोल लगाते हैं, ठीक है। जो इनका आकार है, मेरी जो पिछली वीडियो देखी होगी जिन्हें, वो बता देगा कि इसका आकार कैसा होता है, ठीक है। आयताकार, वर्ताकार, टेपरिंग या शंक्वाकार के कैसा होता है इसका आकार, ठीक है। इंटरपोल का आकार, अंतर्वेशन नाम लिख लेना, ठीक है। और जो अणु होता है ना छोटा, उसको बोलते हैं निमी में मोल बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ में पढ़ता रहा करो क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं वर्ड निमी वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आज का, कि अगर मोटर की शाफ्ट है वो पुली है जो ढीली है, क्या है? पुली है जो ढीली है, तो क्या होगा मोटर? वॉशिंग मशीन है वाइब्रेट करेगी? नहीं जी, वॉशिंग मशीन शोर करेगी। बी नंबर इसका राइट आंसर है। जो पुली है उसकी जो ढीली है, जो मोटर क्या जो मशीन है वो क्या करने लग जाएगी? शोर करने लग जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा जनरेटर है जब कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? किसी प्रकार का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है, फिर भी वो क्या वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है? श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइट जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेटली एक्साइट जनरेटर, ठीक है। ये क्या कहता है? इसमें कोई प्रकार का अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है और ये सेपरेटली एक्साइट वोल्टेज को बढ़ा सकता है। इसके अंदर क्या है? एक बैटरी होती है, ठीक है, जो कि फील्ड धारा को चुंबकित करती है, ठीक है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। इसके कारण अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है और ये क्या वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जिसके अंदर जनरेटर ओमीटर का संयोजन होता है? कंडक्टर के अंदर? नहीं जी दोस्तों, कंडक्टर के अंदर कहाँ जनरेटर ओमीटर लगाएंगे? अल्टरनेटर के अंदर भी नहीं लगाते, रेजिस्टेंस का लगाएंगे, ठीक है। मेगर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर जनरेटर और ओमीटर दोनों लगे होते हैं। हाई इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए और उच्च प्रतिरोध मापन के लिए भी इसका प्रयोग अपने लेते हैं, ठीक है। और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट होता है वोल्ट तथा तरंग किस रूप में होता है? लीनियर वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, साइनोसॉइडल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अल्टरनेटर होता है वो कौन सी वेव उत्पन्न करता है? साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखो डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसकी जो गति होती है ना, इसकी जो ये साइनोसॉइडल वेव क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो गति होती है ना वो क्या होती है? पेंडुलाकार होती है, ठीक है। ये कई बार मैंने बताया है, पेंडुलाकार होती है। इसके कारण इसकी जो वेव होती है वो किस आकृति की बनती है? फिर साइनोसॉइडल वेव, ठीक है, जा तरंग बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक अल्टरनेटर को निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में आकर्षित किया जाता है? BHP, HP, KH और KVA। अब देखो मेरा इस क्वेश्चन का लाने का अस्तित्व क्या है। अब मेरे को पता है कि सबको पता है कि अल्टरनेटर की के जो यहाँ अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो या तो KVA में होगी या इसका दूसरा ऑप्शन आ सकता है MVA में होगी। ठीक है, अब देखो इसका इसका मेरे को रीजन ये लाने का है क्योंकि देखो इसके इसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है उसका अंदर कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इसकी रेटिंग KVA या MVA में होती है। ठीक है, अपनी बात करें मोटरों की तो उसमें पावर फैक्टर अस्तित्व होता है, इसलिए वो उसकी रीडिंग वो होती है। ठीक है, किलोवाट अपने बोल सकते हैं या और अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब यह अति उत्तेजित कब कहा जाता है? तब वह किस पावर फैक्टर पर काम कर रहा होगा? तो वह जब लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा होगा तब वह क्या है? ओवर एक्साइटेड जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, अधिक उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा होगा तब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने अगर मोटर की। मोटर में क्या होता है? जब मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रही होगी तब क्या मोटर अधिक उत्तेजित होगी। ठीक है, अधिक उत्तेजित होगी। ये दोनों कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, आप इसको समझ लें। अगर जनरेटर अधिक उत्तेजित है तो जो जनरेटर का अल्टरनेटर जब अधिक उत्तेजित है तब अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लैगिंग होगा। अगर मोटर की बात करें, मोटर लीडिंग पावर फैक्टर काम कर रही है तो मोटर क्या अधिक उत्तेजित होगी। ठीक है, अब इसका बी नंबर ऑप्शन आप राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे लाए हैं आपके लिए, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर कर दें यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, परिणाम इतर है में मोड़ों का अनुपात क्या होगा? देखो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उससे क्या है, मोड़ों या टर्न्स का रेशियो अपने से पूछ रहा है, तो जो के का मान पूछ रहा है अपने से। देखो ठीक है, के का मान अपने से पूछ रहा है तो इसका जो के का मान होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर वो होता है 1 से अधिक। ठीक है, याद रख लेना 1 से अधिक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर। अब स्टेप डाउन की बात कर लेते हैं, तो आप कमेंट करके बताओगे, मेरे को यहाँ तक पता भी लग जाएगा कौन कौन वीडियो देख रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर जो के है टर्न्स का अनुपात वो कितना होता है? ठीक है, इस ऑप्शन में से मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उनका यूज। ठीक है, सब बताऊंगा, जो जो मेरे को याद आ रहा है टाइम पे वो बता दूंगा आपको। विद्युत उत्पादन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत जनरेट होती है वहां पे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रकार का? स्टेप अप प्रकार का। दूसरा एग्जाम्पल आता है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है टेलीविजन का। ठीक है, टेलीविजन का इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया। टेलीविजन के अंदर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है? ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता रहते हैं, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, एमीटर में शंट का क्या 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 है? धारा को क्या करता है? बाईपास करता है। वो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, एमीटर में शंट का कार्य क्या है? धारा को क्या करता है? वो बाईपास करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि टैंक परिपथ की सहायता से खाली स्थान का निर्माण होता है। 90 डिग्री का निर्माण होता है, 180, 270, 360। दो टैंक परिपथ की सहायता से टैंक परिपथ बनता है एक एल और एक सी से। ठीक है, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर से बनता है, जो क्या करता है? 180 डिग्री का निर्माण करता है। ठीक है, ओसिलेटर के अंदर इसका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, एक होता है एल और एक होता है सी। ठीक है, ये 180 डिग्री का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों होते हैं जो पैरेलल में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, ना कि सीरीज में। पैरेलल में कंडक्ट होने के कारण ये क्या कहते हैं? 180 डिग्री का जो निर्माण करते हैं। ठीक है, ये ओसिलेटर के अंदर होता है सब कुछ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओसिलेटर की। देख ले, 2 लीटर एक क्रिस्टल 2 लीटर की आवर्ती निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो आपको मैं सभी के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। ठीक है, कि जो 20 आपका जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा रिवीजन है वो हो जाएगा। क्रिस्टल 2 लीटर है, उसकी आवर्ती है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए दे रखा है 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, किलो हर्ट्ज तक, तो 20 की हर्ट्ज से जो 20 किलो हर्ट्ज है उसकी है ऑडियो आवर्ती
2 लीटर, ठीक है। ऑडियो आवृत्ति 2 लीटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपने को दे रहा है, आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूं मैं, वरना तो क्वेश्चन सीधा करके छोड़ देता, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक जिसकी आवृत्ति होती है वो किसकी होती है, रेडियो आवर्ती 2 लीटर की, ठीक है, लिख लेना, रेडियो आवर्ती 2 लीटर की होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फ्रिक्वेंसी वाला, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्या होती है रेडियो आवर्ती की 2 लीटर की फ्रिक्वेंसी, 20 किलो हर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक जिसकी आवृत्ति होती है वो होती है क्रिस्टल 2 लीटर की। मतलब कि क्या है, इसको जो सी नंबर ऑप्शन है इसको लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी नंबर ऑप्शन किसकी आवृत्ति होती है, ये 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक क्रिस्टल 2 लीटर की होती है। अब बात कर लेते हैं 3 गीगाहर्ट्ज से और 30 गीगाहर्ट्ज तक किसकी होती है फिर, माइक्रो, ठीक है। माइक्रो, या ऐसे लिख सकते हैं सीधा, माइक्रो, माइक्रो, ठीक है। माइक्रोवेव आवर्ती 2 लीटर की, ठीक है। कितनी होती है, बहुत ज़्यादा, देखो 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी होती है माइक्रोवेव आवर्ती 2 लीटर की, ठीक है। अब बात करें जो क्रिस्टल 2 लीटर है वो एक का एक सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है। कौन सा 2 लीटर, क्रिस्टल 2 लीटर होता है वो एक पीजो इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब फेज शिफ्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का, देखते ही आप, कि जब फेज शिफ्ट 30 डिग्री होता है तब लिसासू पैटर्न की आकृति कैसी होती है, ठीक है। लिसासू पैटर्न, कईयों ने तो ये क्वेश्चन अब नया अभी देखा होगा कैसा है। अब मैं बता दूं, लिसासू पैटर्न बनता है सीआरओ के अंदर, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। ये क्या करता है, लिसासू पैटर्न हमेशा हमेशा अपने को स्क्रीन पर मिलता है, ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो क्या कहता है, एक्स प्लेट व वाई प्लेट की सहायता से बनता है लिसासू पैटर्न की, ठीक है। ये सीआरओ में होता है, ठीक है। अब बात करें इसमें जो फेज शिफ्ट होता है वो अगर 30 डिग्री हो तब इसका जो आकृति है वो कौन सी बनती है, दीर्घवृत्ताकार बनती है। आकृति कौन सी है, दीर्घवृत्ताकार में सिर्फ एक्स प्लेट और वाई प्लेट, ठीक है। इसके अंदर जो ये आकृति बनती है इसकी 30 डिग्री जब हो, ठीक है, फेज शिफ्ट जब 30 डिग्री हो तब इसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार बनती है, ठीक है। तीनों ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है आपको। और देखो इसके अंदर जो वृत्ताकार आकृति कब बनती है फिर, जब जब फेज शिफ्ट, लिख लो, जब फेज शिफ्ट कितना डिग्री हो, जब फेज शिफ्ट है जो 90 डिग्री हो, ठीक है। जब फेज शिफ्ट जब 90 डिग्री हो, जब लिसासू पैटर्न की आकृति हमेशा वर्ताकार बनेगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, वर्ताकार मतलब कैसे, ऐसे किया एक्स प्लेट और ये 90 डिग्री पर लिसासू पैटर्न की आकृति बन गई, ठीक है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट पर, ठीक है। अब देखो बचा क्या है, सीधी रेखा में कब बनेगी फिर, सीधी रेखा में अपने बात कर ले, जब जब फेज शिफ्ट कितनी डिग्री हो, जब फेज शिफ्ट जब फेज शिफ्ट क्या हो सीधी रेखा में, कब बनेगी, जब फेज शिफ्ट का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, ठीक है, क्या हो, 0 डिग्री, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ये सीधी रेखा में अपने बात कर रहे हैं ना, एक्स प्लेट और वाई प्लेट ऐसे बनेगी, ठीक है। ये 0 पे बनेगी सीधी रेखा में, इसमें 90 डिग्री पर बनेगी और वर्ताकार 30 डिग्री में बनेगी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ दिखाई देगा और वर्ताकार आपको पता ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, वर्ताकार ऐसे, और ये सीधी रेखा में एकदम लिसासू पैटर्न की आकृति बनती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से वीडियो रोक कर दोबारा से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 17वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में, बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का उपयोग पूछ रहे किया जाता है, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन की तरफ जाते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है एसी तथा डीसी के धारा तथा विभव मापन में, ठीक है, राइट है जी आपकी बात, मापते हैं इसके द्वारा, ठीक है। और शिखर मान, जी हाँ, आर्मेश मान, आवर्तमान, ठीक है, ये भी सही है। तो चिकित्सा क्षेत्र में ईसीजी के में
दिल की धड़कन में भी, ठीक है। आपने देखा अस्पतालों के अंदर ऐसे अपनी कोई वाइब्रेट चल रही होती है, ठीक है, ऐसी कोई तरंग चल रही होती है वहाँ पे, वो अपनी दिल की धड़कन होती है हॉस्पिटल के अंदर। धारिता तथा प्रेरक परीक्षण के अंदर, ठीक है, सही बात है, मतलब सारे ऑप्शन दे दिए इसने, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मध्यम प्रकार की एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? मध्यम प्रकार की है, ना वोल्टेज हाई है, ना वोल्टेज लो है, ठीक है, मीडियम वोल्टेज करंट है, जो क्या अपने को कन्वर्ट करना है किसको? एसी टू डीसी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने को, आज सीधे रेक्टिफायर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अपने क्या है, सीधे रेक्टिफायर, ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है। अपने को देखो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। देखो रेक्टिफायर है जो क्या करता है, बहुत ही छोटे आकार की, बहुत ही छोटे आकार के, छोटे मान की होती है ना वोल्टेज व करंट को, बहुत ही छोटे मान की वोल्टेज व करंट को चेंज करता है रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, बहुत कम मान की या निम्न मान की वोल्टेज व करंट को चेंज करता है रेक्टिफायर। तो ऑप्शन कर लेंगे। मीडियम आकार को दे रखा है आपने, नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एमजी सेट क्या करता है? एमजी सेट करता है वोल्टेज करंट को चेंज करता है, ठीक है, बट ये क्या करता है, हाई हाई मान की, ठीक है, उच्च मान की वोल्टेज व करंट धारा को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, किसमें? डीसी सप्लाई में, ठीक है। तो इसके अंदर हाई देर का अपने को मीडियम पूछा, लो के लिए हो जाएगा, हाई के लिए हो जाएगा, मीडियम के लिए रोटी कन्वर्टर हो जाएगा फिर, ठीक है। मीडियम के लिए, मीडियम प्रकार की ऐसी सप्लाई होती है, उसको कन्वर्ट करता है कौन सा? रोटरी कन्वर्टर। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करते हैं यार, आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अच्छी तरीके से, आप देखते रहना। कह रहा है कि मेटल रेक्टिफायर का आकार कैसा होता है? पहली बात को जिसको पता है नहीं बता दूँ उसको मैं बता देता हूँ। जो मेटल रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। रेक्टिफायर का क्या होता है? एसी टू डीसी को कन्वर्ट करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके आकार की, सीधे सीधे बता देता हूँ। इसका आकार हो जाए जो शंक्वाकार होता है, ठीक है, शंक्वाकार। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी जो संरचना है वो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा। देखो इसके अंदर पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसका थोड़ा सा नाम भाग का जो नाम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। हाँ अब देख लो, अच्छा क्वेश्चन अच्छा बनेगा। देखो ये होती है, इसके अंदर थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा कि कुछ सीखने के लिए कुछ अपने को खोना पड़ता है, ठीक है। और ये ऐसे होता है कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे अपने बना लेते हैं एक, सभी भागों के नाम बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर बने रहें। वैसे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाई दे देता है ब्लैक कलर अच्छा लगेगा ना इस पे। हाँ देखो ये जो भाग है वो होता है लेड की धात्विक प्लेट होती है, ठीक है। क्या होती है? लेड की धात्विक प्लेट है, ठीक है। ये क्या होती है? लेड की धात्विक प्लेट होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये जो इसमें मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ये होती है इंसुलेशन परत, ये होती है इंसुलेशन परत होती है, ठीक है। इसमें आगे और डीपली जाऊंगा थोड़ा सा। और ये होती है अपनी आयताकार चकती होती है, ठीक है, ये होती है आयताकार चकती। और इसको बोलते हैं जैसे कि धात्विक प्लेट, ठीक है, धात्विक प्लेट। तो ये धात्विक प्लेट होगी, ये होती है इंसुलेशन परत, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और डीपली बनते हैं थोड़े से क्वेश्चन, आपको मैं समझाऊंगा। देखो अपनी बात, ये डायग्राम तो समझ में आ गया। अब देखो इंसुलेशन परत यहाँ पे अपने लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक मार्कर है वो काम नहीं करता, पता नहीं क्यों, ठीक है। इंसुलेशन इंसुलेशन परत, इंसुलेशन परत। और इधर लिख लेते हैं अपने, जो क्या है, क्या लिखी थी अपने? हाँ धात्विक प्लेट, धात्विक प्लेट। आप समझाना थोड़ा सा, मोबाइल की स्क्रीन पे थोड़ा सा हार्ड होता है लिखना। देखो अगर इंसुलेशन परत बीच की जो मैंने डॉट डॉट बनाए थे ना, वो अगर इंसुलेशन परत CuO2 की है तो अपने को धात्विक प्लेट किस धातु की लेनी होगी?
कॉपर धातु की ही लेनी होगी, ठीक है, कॉपर धातु की ही लेनी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने को, अगर इंसुलेशन जो परत है वो अगर सिलेनियम की है, किसकी है, सिलेनियम की है, सिलेनियम की है, तो अगर अब फिर अपने को धात्विक प्लेट है जो एल्यूमिनियम की लेनी होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम की ही लेनी होगी। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डीपली से डीपली है। देखो इंसुलेशन परत अगर CO2 की है तो अपने को कॉपर की धात्विक प्लेट लेनी होगी, अगर सिलेनियम की है तो एल्यूमिनियम की लेनी होगी, और सिलेनियम की दक्षता थोड़ी सी से ज़्यादा होती है, इसलिए बेटर होती है, ठीक है। आई होप ये अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा। तो जो मेटल रेक्टिफायर का आकार आपको बता दिया, शंक्वाकार होता है, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एम्पलीफायर का विरूपण सबसे अधिक है। एक बात बता दूं, विरूपण का मतलब है विकृति, डिस्टोर्शन, ठीक है, विकृति। एक बात आपको मैं बता दूं, जिस एम्पलीफायर की दक्षता सबसे अधिक होगी उस एम्पलीफायर की ही विकृति सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दक्षता किसकी सबसे ज़्यादा है, एम्पलीफायर सी की, 90% इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, दक्षता। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन की तरफ पढ़ लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए एम्पलीफायर की दक्षता, आपको रिपीट करवा देता हूं, ए एम्पलीफायर की जो दक्षता है वो कितनी होती है, 25% से 50% तक, ठीक है, 25 से 50% तक। बी एम्पलीफायर की जो दक्षता है वो होती है 78.5%, कितनी होती है, 78.5%। ए बी एम्पलीफायर है उसकी दक्षता है 50 से 78 से 5%, ठीक है, ये कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।